पाठशाला में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का चैप्टर, जिन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस में पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को सेकेंड टर्म मिला। इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और इस बार मैक्रों को कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन फ्रांस की जनता ने मैक्रों पर ही भरोसा किया। राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों के सामने मजबूत चैलेंजर थी मरीन ली पेन। मरीन ली पेन एक्सट्रीम राइट विंगर नेता हैं और मैक्रो सेंट्रिस्ट यानी मध्यम मार्गी नेता हैं। 2017 के चुनाव में मैक्रों ने मरीन ली पेन को बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी मैक्रों ने मरीन ली पेन को हराया, लेकिन पिछली बार से अंतर घट गया। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार इमैनुअल मैक्रों को 58.55% वोट मिले, जबकि उनके विरोधी मरीन ली पेन को 41.45%। 2017 के चुनाव में मैक्रों को 66% वोट मिले थे और मरीन ली पेन को 34%। फ्रांस की जनता ने मैक्रों पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि वो मानती है कि कोविड और यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस का नेतृत्व करने के लिए मैक्रों ही सही नेता है। फ्रांस के अमीर और मिडिल क्लास के बीच मैक्रों की इमेज बुरे राष्ट्रपति की नहीं है। फ्रांस की जनता को लगता है कि कोविड संकट में मैक्रों ने अच्छा काम किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता मैक्रों के सुधारों के पक्ष में है और इसे मुद्दा नहीं मानती। फ्रांस में रिटायरमेंट एज 62 से 65 साल करने के मैक्रों के प्रस्ताव को जनता सही मानती है। यूक्रेन युद्ध के बीच मैक्रों ने लगातार एक्टिव डिप्लोमेसी की, इसकी तारीफ भी हुई। मैक्रों ने ग्लोबल लीडर की इमेज बनाई, जो ग्लोबल मंच पर खुद को पेश करता है, इसे जनता पसंद करती है। लोग इसकी भी तारीफ करते हैं कि मैक्रों पुतिन से सीधी बात करते हैं। फ्रांस की जनता मानती है कि मैक्रों के नेतृत्व में फ्रांस यूरोप का नेतृत्व कर सकता है। आपको इमैनुअल मैक्रों के बारे में भी जानना चाहिए। ये वो नेता हैं जिनका 2017 में जीतने पर बड़ा भारत में जश्न मना था। उसके बाद इस्लामिक टेरर को लेकर इन्होंने बयान देने शुरू किए, तो इस बार जीतने पर किसी ने जश्न नहीं मनाया। कोई नहीं आया जश्न मनाने, सबका मोह भंग हो गया। पिछले बार तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता राहुल गांधी वगैरह सब कह रहे थे ऐसा ही नेता चाहिए। इस बार किसी ने बधाई भी नहीं दी, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए। आगे बताऊंगा इन्होंने क्या किया था। मैक्रों कौन है भाई? राजनीति में आने से पहले मैक्रों इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। मैक्रों ने 2012 में राजनीति में एंट्री की और वो 2012 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के आर्थिक सलाहकार बने। 2014 में मैक्रों फ्रांस के वित्त मंत्री बनाए गए। 16 में मैक्रों ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। 2017 में मैक्रों ने आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और 2017 में वो 39 साल की उम्र में फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। 2017 में मैक्रों को फ्रांस की राजनीति में नौसिखिया कहा गया। उस समय भी मैक्रों ने विरोधियों को हैरान किया था और 2022 में फिर से चुनाव जीतकर मैक्रों ने इतिहास रच लिया। फ्रांस में रेडिकल इस्लाम और कट्टरपंथ एक बड़ा मुद्दा है। इमैनुअल मैक्रों जब 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उसके बाद कई कट्टरपंथी घटनाएं हुई। जैसे 2020 में नीस शहर में आतंकी हमला हुआ। हमलावर ने एक महिला का सिर कलम कर दिया। चर्च के बाहर 2 लोगों पर चाकुओं से हमला हुआ। 2018 में फ्रांस में पुलिस पर गोलीबारी हो गई। 2017 में चर्च के सामने आईएसआईएस आतंकी का पुलिस पर हमला हुआ। 2017 में ही धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस और सैनिकों पर हमला हुआ। लेकिन इन घटनाओं के बाद मैक्रों ने कट्टरपंथी इस्लाम को रोकने के लिए कई कदम उठाए। यूरोप में सबसे ज्यादा 65 लाख मुस्लिम फ्रांस में है। फ्रांस की आबादी का 9% मुस्लिम समुदाय। 2021 में कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ सेपरेटिज्म बिल लाया गया और बच्चों को घर में पढ़ाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव हुआ। फ्रांस की सभी मस्जिदों की निगरानी बढ़ा दी गई। मस्जिदों के फंड और इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रखी जा रही है। धार्मिक आधार पर डराने वालों को जेल की सजा हो सकती है। कट्टरपंथ के खिलाफ मैक्रों के अभियान का विरोध भी किया गया। उनको फ्रांस के अंदर और इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिशें हुई। मैक्रों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने खूब अभियान चलाया, लेकिन मैक्रों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उनको लगा ये मेरे देश के लिए ठीक है, मैं करूंगा, और आखिरकार वो चुनाव जीत गए। उनके देश के लोगों को तो लगा ये ठीक कर रहा है। हमारे देश के लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को जिनको यहां भी वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स करनी रहती है, तो उनको लगा यहां समर्थन कर दूंगा मैक्रों का। मैक्रों तो जीत गया, हमको तो वैसे ही वोट नहीं आ रहा और गिर जाएगा अगर
अभी तो वैसे भी माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए सेल लगी हुई है जहांगीरपुरी से लेकर हर जगह। तो अब जो लोग हैं वो मैक्रो को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। वोट लेना है ना यहां। फ्रांस में मैक्रो की जीत भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो भारत के सच्चे दोस्त हैं। फ्रांस उसमें से एक है। फ्रांस ने अमेरिका की तरह अपने नफे नुकसान को देखकर दोस्ती नहीं की। फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। इमैनुअल मैक्रो की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रो को फिर से फ्रांस का राष्ट्रपति बनने की बधाई। मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम जारी रखने की आशा करता हूं। फ्रांस आज भारत का नंबर 1 फ्रेंड है जो हर मुश्किल में भारत का साथ देता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे हुए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फ्रांस के साथ भारत ने कई रक्षा समझौते किए। 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील हुई। 2018 में भारत और फ्रांस की कंपनियों के बीच 1,22,000 करोड़ की डील हुई। और राफेल तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो राफेल अभी नहीं आया होता तो चीन जो आंखें दिखा रहा था वो मुश्किल खड़ी कर सकता था, लेकिन वहां पर अब राफेल तैनात है और अपने सैनिकों का जलवा तो है ही। तो चीन जो है वो अपना अलग परेशान है। 2021 में फ्रांस ने कहा कि वो भारत को और राफेल देने को तैयार है। 2021 में भारत में सैन्य इंजन बनाने पर फ्रांस ने सहमति दे दी। 2021 में ही फ्रांस ने भारत में ही 100% पैंथर हेलीकॉप्टर बनाने की बात की। राफेल की 70% असेंबली लाइन जो है वो भारत में शिफ्ट होगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे तो लागत भी कम पड़ेगी। 2021 में ही फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने की भी डील। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया। फ्रांस ने कब कब भारत का साथ दिया यह भी आपको बता देता हूं। आर्टिकल 370 हटाने पर फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों और आतंकी संगठनों के इंटरनेशनल बैन में फ्रांस सबसे आगे था। फ्रांस के सहयोग से भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को शामिल कराना चाहता है। एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ खड़ा है, आपको मजबूत बना रहा है। वो कुछ लोगों को अपने देश में इसलिए अब पसंद नहीं आ रहा, पहले पसंद आता था, अब नहीं पसंद आ रहा क्योंकि उनका अपना वोट बैंक कट जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच में, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में नरेंद्र मोदी और मैक्रों की बात भी हुई। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती, लेकिन हमारे यहां तो लोगों की दोस्ती वोट बैंक से है। भारत में FDI का बड़ा हिस्सा फ्रांस से आता है। 1000 से ज्यादा फ्रेंच कंपनियां भारत में हैं। 2000 से 2021 के बीच 75,000 करोड़ का निवेश हुआ। फ्रांस में भारत की 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें 7,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिली। यह है भारत और फ्रांस का रिश्ता। ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने हाल फिलहाल में भारत का साथ दे दिया। फ्रांस हमेशा से भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। 1974 में भारत के पहले परमाणु टेस्ट के समय फ्रांस ने मदद की। 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए थे। तारापुर परमाणु प्लांट को परमाणु ईंधन देना बंद कर दिया था। उस समय फ्रांस ने भारत को यूरेनियम की सप्लाई की थी। 1998 में भारत के परमाणु टेस्ट का विरोध नहीं किया था फ्रांस ने। भारत और फ्रांस के 1956 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने भारत में अपने अधिकार वाले क्षेत्रों का कब्जा भारत को दे दिया था। 1963 तक फ्रांस के प्रभुत्व वाले सभी इलाके पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गए। भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मई में फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं। पीएम मोदी 2 मई से 6 मई तक 3 देशों की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा शामिल है। इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा निगाहें फ्रांस के दौरे पर हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात होगी। तो ये है वो दोस्त जो हमारे साथ हमेशा रहा। लेकिन कुछ लोगों की दोस्ती इतनी संकुचित है कि उन्हें देश दिखता ही नहीं।